हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का जो आता है। इसमें एक चैप्टर है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। क्लास 9th का है एनसीईआरटी, और इससे मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। इसमें आपके 9 क्वेश्चंस इससे लिए गए हैं ज्योग्राफी के, जो 6 to 8 में आपका ज्योग्राफी आता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। अब मैंने 6 to 8 का जो भी ज्योग्राफी का 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरे एनालिसिस करके बताए हुए हैं, किस एनसीईआरटी और किस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है, कौन सी एनसीईआरटी से आया हुआ है, मैंने पूरा बताया उसमें। फिर भी आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही आपने शेयर किया। एक बार जाके चैनल पे विजिट कीजिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई मैंने, ठीक है, तो देख लीजिएगा उसमें। तो चलिए, ये वाला चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप है, क्लास 9th का है एनसीईआरटी का। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में दिखा देता हूँ ये कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। बाकी मैंने इसका वीडियो पहले से डिटेल में बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल विजिट कीजिएगा, और इसके पहले का वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। देखिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो ये क्वेश्चन था इसका, देखिए। और ये आपका जो है एनसीईआरटी का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 11 का है। देखिए, कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है, कुमायूं हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7th है, और ये भी भारत का भौतिक स्वरूप उसी से लिया गया। 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित, ये बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है। देखिए, जो बेतवा नदी है आपकी दक्षिण पश्चिम में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो बेतवा है, जो आपकी इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में अभी देखेंगे, इसका पूरा चैप्टर कवर करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है। तो ये देखिए, पक्षी अभ्यारण्य के लिए, मैंने कल ही कराया था। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो भी डिटेल में कवर करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको कि ये पूर्वांचल में जो आपकी है, वो तीनों ये श्रृंखलाएं आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो इसमें से ऊपरी में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका ऊपरी में से कोई नहीं माना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्न हिमालय और जो शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी पता होगा, दून, जहाँ पे आपका देहरादून और इस तरीके कोटली दून और पाटली दून होता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो यहाँ साफ दिखा हुआ है, जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है। बाकी इसमें अभी डिटेल से कवर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कब लाकाद्वीप, मनिकाय द्वीप एवं एमनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। देखिए 1973 में रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आपको लिखा हुआ है, इसके पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्रम से लगा हुआ है, ठीक है, और आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाकी पीडीएफ के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ पे। देखिए, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ये कन्नड़ मैदान कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई और गोवा का है, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कन्नड़ भाग पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें जो भी एक चैप्टर से लिए गए, मैंने एक साथ अलग कर दिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार का पठार संबंध किससे संबंधित है। तो देखिए, मध्य उच्च भूमि से होता है। मध्य उच्च भूमि या तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन थे, लगभग 9 क्वेश्चन थे, एक ही चैप्टर से लिए गए हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। और चलिए इसमें आपका जो एनसीईआरटी क्लास 9 का है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और विद डिटेल इसका देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए 6 में, ठीक है। और इससे ही आपके पीआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत का भौतिक स्वरूप है, चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 9 का। थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इसमें और आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और ये आपको डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, पीआरटी में भी आपके आए और आपका जो जूनियर का होता है उससे भी आए हुए। देखिए इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न और स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ठीक है। तो ये आपके भाग हैं इसके भारत को जानने के, ठीक है, जो आपका फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसमें, ठीक है। तो एक तरीके का ये परिचय है। और इसमें देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी है। अब हम भारत की मुख्य भूमि या भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको क्लियर ना दिखा हो तो आप इसकी जो वीडियो क्वालिटी वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं और जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ, एवं कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर जो आपका गर्मियों में लगाया जाता है उससे उसका यूज किया जाता है इसमें टेल्कम पाउडर, ठीक है। टेल्कम पाउडर बनाने में होता है, देखिए एक एक जो शब्द मैं बोल रहा हूँ इसमें वर्ड जो बताऊंगा अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। देखिए कि भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय हो गया, अपवर्तन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ आपके भूगर्भीय निर्माण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो आपका काफी फेमस है और ये इसके बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। देखिए इसमें प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वलन या भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रिया होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को इन्हीं से आपका जो भूकंप वगैरह होता है वो सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका बना हुआ है इसमें, ठीक है। ये आपका मेटल है जो आपका ऊपर वाला भाग होता है अभिसारी परिसीमा। ये जब प्लेटें एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये ऊपर निकल जाती है, ये नीचे चली जाती है, तो इस तरीके से ये प्लेटों का इसमें अपक्षय अपवर्तन होता है इसमें। और देखिए अपसारी हो गया, ये अभिसारी था, जब एक साथ आएंगी तो अभिसारी होगा और ये आपका अलग लग जाएंगी तो अपसारी हो जाएगा, ठीक है। और ये रूपांतरण क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरे डायरेक्शन में खिसकती है और दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपकी जो महाद्वीप के अनुसार जो प्लेटें हैं वो देख लीजिए। देखिए ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन जो प्लेट होती है यूरेशिया और आपका ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इसको अटैच करती है, ठीक है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये अफ्रीकी प्लेट है और यहाँ पे आपका एशिया में यूरेशियन प्लेट है और एक आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। और ये आपका इंडो जो आपका हिंद महासागर है, इसके नीचे एक प्लेट है और एक आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। सबसे बड़ा जो आपका महासागर है प्रशांत महासागर है, ठीक है। बीच में आपका यहाँ पे अटलांटिक महासागर पड़ता है, ठीक है। और ये आपका आर्कटिक महासागर होता है और ये
अंटार्कटिक, ये आर्कटिक प्लेट है, ये नीचे वाली, ठीक है। ये आपका अटलांटिक पड़ता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा, इसको जो आपके कितने भागों में विभाजित किया गया, तो देखिए 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कुछ प्लेट जो होती हैं एक दूसरे के करीब आती हैं और कुछ अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो क्या अंतर है, अपसारी। तो अभिसारी अपसारी में अंतर समझ लीजिएगा। अभिसारी में अभिसारित जो होती हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं, अपसारित जो सीमाएं होती हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब ये तो वे टकराकर टूट सकती हैं, या एक प्लेट फिसलकर एक दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, ठीक है, और उसमें जिगजैग की पोजीशन बनती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति जो होती है तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति है, जो आपका जो लैंड वाला एरिया का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। तो देखिए इसमें जो आपका जो बॉक्स में दिया होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए इसमें ये आपका जो अगला पैराग्राफ आएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन भूभाग जो आपका अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, ये गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। जो भी आपके साउथ में, ये पृथ्वी के साउथ में पड़ते हैं, ये सभी आपके गोंडवाना लैंड के थे, ठीक है। एक गोंडवाना था, एक अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड ऊपर वाला था, गोंडवाना लैंड नीचे था, और बीच में आपका तैतीस सागर पैदा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखिएगा, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए अगली बार। नेक्स्ट देखिए, और भूप्रपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। तो जो आपका भारत था पहले थोड़ा सा नीचे था, ठीक है। ये जो आपका अफ्रीकी प्लेट था उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कई वर्षों की उथल पुथल के बाद ये आपका ऊपर आ गया था, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो तैतीस सागर था, जो बीच में था, एक अंगारा लैंड और ये आपका गोंडवाना लैंड, और बीच में आपका तैतीस सागर बहता था, ठीक है। तो ये भू अभिनित्य के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, ठीक है। तो ये आपका जो तैतीस सागर था, ये पहले जहाँ पे आपका विशाल हिमालय है, इसकी जगह पे पहले तैतीस सागर था। नेक्स्ट देखिए ये जो गोंडवाना भूमि है, और ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। तो आपका ऊपर जो है अंगारा थी और बीच में आपका तैतीस सागर, और सबसे नीचे जो था वो दक्षिण में आपका गोंडवाना ये चट्टानें थी, ठीक है। देखिए तैतीस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, ठीक है। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। देखिए इसी प्रकार आपका जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो आपका उत्तरी भाग था इस तरीके से उत्तरी मैदान बना था। देखिए यहाँ पे जो भारत की भूमि है बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, ठीक है, और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और ये सबसे प्राचीनतम इसलिए क्योंकि ये गोंडवाना क्रम का है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है।
हिमालय की पूरी जो आपकी इस स्थलाकृति को दर्शाती है, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं इसमें, जो आपका हिमालय, ठीक है, इसी से निकलती हुई है। काफी जो नदियां हैं वो आपके हिमालय से निकलती है। उत्तरी मैदान जो था वो जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। तो काफी प्रश्न आता है ये, जो उत्तरी मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ की, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए इसका मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से विभाजित किया जा सकता है। देखिए इसमें डिटेल में क्या लिखा होगा, देखिए 6 इसके भाग हैं। देखिए हिमालय जो पर्वत है श्रृंखला, फिर उत्तरी मैदान है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है, ठीक है। तो भारत में आपका जो बनता है, यहाँ पे आपका पड़ेगा ये आपका पड़ेगा हिमालय प्रदेश, ठीक है, पर्वत, और उत्तरी मैदान ये पड़ता है इस, और आपका प्रायद्वीपीय पठार ये वाला जो प्रायद्वीपीय ये वाला, ठीक है। और इसके बाद भारतीय मरुस्थल जो आपका ये गुजरात और मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र में पड़ता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका तटीय मैदान, जो तटमय मैदान ये रहते हैं, ठीक है। और आपका द्वीप समूह, ये जो आपके द्वीप समूह दिए गए यहाँ पे इस तरीके से ये वाले, ठीक है। तो ये 6 टाइप में आपका विभाजित किया गया। तो सबसे पहला इसका टाइप देखते हैं, हिमालय पर्वत जो आपका है सबसे विश्व में सबसे ऊंचा है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है ऊंचाई है आपकी कई सालों में 0 पॉइंट कुछ इंच बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपका 8848 के लगभग में है, ठीक है। देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे युवा भी बताया गया, ठीक है, और आपका वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि आपका इसमें नवीन कौन सा है पर्वत और आपका जो ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो देखिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी ओल्डेस्ट है, और ये जो आपका हिमालय है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, और ये वलित श्रृंखला वलित पर्वत में आता है, ठीक है, जो वलय से बनी हुई है, ठीक है, उस तरीके से। और आपकी जो अरावली श्रृंखला है वो कटी छटी हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपकी सिंधु नदी के से लेकर कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम मीन्स यहाँ पे आपका काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ भागेंगे तो आपका जो इसकी जो लंबाई जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये लगभग आपका जो लंबाई है 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, और ये आपका बना हुआ है डायग्राम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पामीर की गांठ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। कुंडुन श्रेणी और हिंदुकुश पर्वत के जो मिडिल में पड़ती है आपकी, ये पामीर की गांठ है, ठीक है। और आपका देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आपकी अभी जो टीआरई 3.0 हुआ था तो उसमें क्रम लगाने को पूछा गया था दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो इसमें कई लोगों ने गलत किया होगा, तो दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना था, कुछ लोगों ने उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाया था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये आपकी श्रृंखलाएं हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। और इसमें देखिए आपका जो भी दर्रा वगैरह है वो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत है, ठीक है, ये आपका K2 है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में आपका आता है K2, तो ये आपकी इंडिया की है सबसे बड़ी काराकोरम दर्रा है यहाँ पे। एक आपका जोजिला दर्रा है यहाँ पे, और ये शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट वाली है, ठीक है। और शिपकिला दर्रा है, ये बारालाचा दर्रा है। तो ये आपके दर्रे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे थे, बारालाचा और ये शिपकिला, ठीक है। देख सकिए ये आपका पूरा हिमाचल प्रदेश सॉरी हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ये कैलाश श्रेणी है, मानसरोवर झील है, कहाँ पर पड़ती है पूछा जाता है, गोरला मानधाता ये आपका पड़ता है, ठीक है, नेपाल में। और ये आपका नंदा देवी है, नंदा देवी, कामेट, इस तरीके से आपकी अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी, ये आपकी जो पर्वत श्रृंखला है उस तरीके के नाम दिए गए, ठीक है। ये एवरेस्ट पर्वत आपका ये पढ़िए, देखिए
ये भी आपका नेपाल की सीमा पर पड़ता है। ये आपका मकालू है, कंचनजंगा, ठीक है, ये सिक्किम पड़ता है आपका कंचनजंगा। इसकी जगह देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है बोमडिला और डाफला, ठीक है, ये आपके नामचा बरुआ ये आपकी दिया गया है, ये चीन में पड़ता हुआ है। सांगपो नदी ये चीन से निकलती है, ठीक है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील से, और ये आपका सीधा जाती है बांग्लादेश में, जो एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। काफी डिटेल अभी भी है इसमें, बहुत सी चीजें देखने को, लेकिन ज्यादा टाइम हो जाएगा आपके लिए। देखिए नेक्स्ट आपका इसमें देखा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, ठीक है, और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं और ये पठार वगैरह दिए गए, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी एक क्वेश्चन था गारो खासी जयंतिया, ये आपकी असम की ये जो श्रृंखला है वो दी गई है, ठीक है, ये मिडिल पड़ता है आपका असम। ये आपका जो गंगा नदी है इस तरीके से जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा निर्माण करती है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसका जो डिटेल्स एनालिसिस है, ये देखिए जो दक्षिण भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। जो पूर्वी भाग है उसमें ऊंचाई में ज्यादा है, और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती, सॉरी, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है आपका जो लैंडस्केप में दिया गया है वो आपका महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य और शिखर है, ठीक है, जो भी आपके शिखर इंपॉर्टेंट है वो सभी इसी में आते हैं, पहले वाले में, ठीक है, जिसे हम महान हिमालय बोलते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है 8848 मीटर की ऊंचाई है। कंचनजंगा जो आपका भारत का सबसे ऊंचा है, ये भारत में ही पड़ता है, और ये आपका 8598। मकालू ये नेपाल में, ठीक है, 8481। धौलागिरी आपका नेपाल में 8172 मीटर में दिया गया सभी ऊंचाइयाँ। नंगा पर्वत ये भी भारत में आपका 8126 है। अन्नपूर्णा श्रेणी ये आपके नेपाल में 8078 मीटर है। नंदा देवी आपकी भारत में 7817। कामेट भारत में 7756, और नामचा बरुआ भारत में 7756, और गुरुलाम मंदाता ये नेपाल में 7728। तो ये कुछ श्रृंखलाएं थी जो आपके महान हिमालय में पाई जाती है। जैसे कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, ठीक है, और हिमालय के इस भाग को क्रोड या ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखिए ये बॉक्स दिए गए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम जो मैंने अभी बताया था। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है, ठीक है, तो राज्य आपके जो भी हैं जम्मू कश्मीर हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस तरीके से। जैसे कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है जो आपके हिमाद्री के नीचे है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, और औसत ऊंचाई इसकी है 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, ये मैंने अभी बताया था, तैयारी में आया था, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौराधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए ये आपका हिमालय पर्वत दिखाया गया, ठीक है। देखिए एटलस से मंसूरी और नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें और राज्यों के नाम लिखें, ठीक है। तो अब ये वर्कशीट है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ठीक है, और ये शिवालिक जो है सबसे नवीन है। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तक है, और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घंटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है।
तो ये भी आपके मैंने भी बताया था, तैयारी में आया था। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून होगा, कोटली दून हो गया, पाटली दून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जो आपका उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त इसमें पश्चिम से पूर्व में, तो इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, सतलज और सिंधु के बीच की जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, तो ये आपका टियर हिमालय होगा। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसमें सतलज तथा काली नदियों के बीच में जो स्थित हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और काली तथा तीस्ता जो नदियां इसके बीच के इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तथा तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में जो आपका पड़ता है वो असम हिमालय का संगम करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का पता लगाना है। ठीक है, देखिए पैराग्राफ है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिबांग और महाखंडन यानी गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुरी पहाड़ियां शामिल है इसमें। ठीक है, देखिए ये आपका दिए गए मिजो पहाड़ियां। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी मैदान जो आपका उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां प्रणालियां है। देखिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 नदियां जो आपका उत्तर में, इसकी सहायक नदियों से बना है, और ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित एक बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इसे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर, और ये देखिए आपका ये मैदान जो है 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर से, देखिए यहाँ पे 320 किलोमीटर चौड़ा है। और देखिए ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, और समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है एक 1 लाइन में। ठीक है, तो ये जो धाराएं बढ़ जाती हैं इसे वितरिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोआब, ये आपका इसका अर्थ पूछा जाता है, दोआब क्या है। देखिए, दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग, और 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, आवेश तथा पानी। ठीक है, इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से बना है, पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। ठीक है, तो 5 नदियों का जो पानी मिलता है इसमें पंजाब मिलता है। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, और उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। यह सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या सबसे अधिक है। देख सकते, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। ये उत्तरी भाग के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, उत्तरी मैदान की व्याख्या, सामान्यतः उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में
की जाती है, ये सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में भी विविधता एवं आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुड़िका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दौरान दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती हैं। ठीक है, एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई बोलते हैं। ये तराई वाला क्वेश्चन आपका आया था इसमें, ठीक है, तैयारी में। और यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद देखिए पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। ठीक है, और इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भावर, ठीक है, भावर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़, ठीक है, कंकड़ बोलते हैं। जो युवा निक्षेप होते हैं उसे खादर बोलते हैं। ठीक है, और भागर जो होता है ये सबसे पुरानी होती है मिट्टी, ये खादर नवीन होती है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अपवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो ये आपका पठारी जो आपका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उसके बारे में बात हो रही है। ये पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घंटियां, देखिए पठारी जो प्रायद्वीपीय पठार है, एवं गोलाकार पहाड़ियां इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। देखिए मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विध्वंस श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान को के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो है देखिए चंबल, सिंह, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर तरफ बहती हैं। इस प्रक्रम में वे इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व से विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो के भौतिक मानचित्र में थालघाट, बोरघाट एवं पालघाट की स्थिति ज्ञात करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछता है, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसमें देखिए पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उड़ने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के जो शिखर है ऊंचे देखिए अनाईमुड़ी है 2695 सॉरी सबसे बड़ी आपकी साउथ की है, ठीक है। और दोदा बेटा जो आपकी 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी दोड़ जो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित हैं।
उड्डगन मंडल जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोई कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में कीजिए। तो ये कोडई कनाल काफी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्राइब के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी, इसलिए इसके शैल आग्नेय में है। ठीक है, वास्तव में इन शैलों का समन्वय के साथ शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, और ये बहुत अधिक अपरदित एवं अखंडित जो पहाड़ियां हैं, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल। तो देखिए, इसमें अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। ये बालू की टिब्बों से ढका एवं तरंगिक मैदान एवं इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं देखी जाती हैं, जो इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, केवल लूनी ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी जो है सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्ध चंद्राकार जो बालू का टीला होते हैं उसे बरकान बोलते हैं, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के इस समूह को देख सकते हैं। ठीक है, स्तूप वगैरह। नेक्स्ट है, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण और तटीय पट्टियों का विस्तार है, और ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी तट एवं पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट से उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई गोवा वाला, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तथा जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी नदियां देखिए, महानदी, गोदावरी। ठीक है, महानदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। ठीक है, बूढ़ी नदी बोलते हैं। देखिए, तटीय मैदान। देखिए, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। देखिए, इसमें दिया गया बॉक्स में, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिए, द्वीप समूह। अगर पहले ही आप देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है, इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? देखिए, तो लिखो, सॉरी, देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यहीं से एक क्वेश्चन आया था पटियाली से। पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम जो तो लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभ्यारण्य। तो इसी पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे टीआई 3 से, मैं भी आपको दिखाते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में, देख सकिए, बड़े संख्या में
बहुल तथा बिखरे हुए। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है इन्हें। देखो, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत वृत्त के समीप स्थित है। ये यहाँ की जो जलवायु है विश्वतीय है तथा ये घने जंगलों से आच्छादित है। देखिए, इसमें भारत एकमात्र जो सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये बैरन द्वीप पर स्थित है जो आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, विभिन्न भू आकृतियां विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के मुख्य स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। इसने प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र जो आपका मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके जो एमसीक्यूज हैं मैंने अलग से कराए हुए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और जो भी है इसका चैप्टर वाइज मैं एनसीईआरटी कराने वाला हूँ, तो आपको एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने 6 to 8 का, उसमें मैंने जो 40 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के वो कराए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है। आप जरूर से देखिए उसे और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।